हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट यूनिट 4 के पार्ट 2 को। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 की वीडियो बनाई है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मास्टरमाइंड पे आपको मिल जाएगी। मैं उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो में डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, जो माइनर डिसऑर्डर होते हैं प्रेगनेंसी में और उनका मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा था कॉन्स्टिपेशन, तो जो प्रेगनेंसी के समय कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। देन सेकंड है एसिडिटी एंड हार्टबर्न। प्रेगनेंसी के टाइम पे एसिडिटी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम भी होने लगती है। देन थर्ड है हमारा अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो जो थर्ड क्या है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने लगता है, यानी कि पेट डिस्कम्फर्ट होता है। देन लास्ट पॉइंट हमारा पीका। तो पीका क्या होता है कि कुछ लोग ना, जैसे कुछ प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, वो मिट्टी खाने लगती है, जिसकी वजह से अब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है। देन अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम में होने लगती है तो उसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट है डाइटरी चेंजेस। जो हम डाइटरी मतलब जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें चेंजेस करना चाहिए। देन सेकंड हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो कि कौन कौन सी दिक्कत हो रही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की टैबलेट ले लेनी चाहिए, एसिडिटी हो रही है, हार्टबर्न हो रहा है तो उनकी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थर्ड है हमारा ईटिंग हाई फाइबर फूड। तो जो हाई फाइबर फूड होते हैं ना उनको खाना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट हमारा अवॉइड स्पाइसी और ऑयली फूड। जो स्पाइसी और ऑयली फूड होते हैं ना उनको नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर डू एक्सरसाइज। तो रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। देन सिक्स पॉइंट है ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, यानी कि एक दिन में 6 गिलास या 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट है रेस्ट, और जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। देन इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है जिसमें हम पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर और इनके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा इसमें फटीग, यानी कि थकावट होने लगती है। देन सेकंड पॉइंट है इसमें बैक एच, यानी कि बॉडी पेन या फिर कमर पेन या फिर पीठ दर्द होने लगता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेग क्रैम्प्स, यानी कि लेग्स में क्रैम्प्स, यानी कि पैरों में क्रैम्प्स होने लगते हैं। देन हम पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंट रेस्ट फ्रिक्यूस आर रिकमेंडेड। तो ज़्यादातर आराम करना चाहिए। टेक नेसेसरी ट्रीटमेंट, यानी कि बैकेज हो रहा है तो बैकेज का ट्रीटमेंट, लेग्स क्रैम्प्स हो रहे हैं तो लेग्स क्रैम्प का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है अप्लाई हॉट एप्लीकेशंस। को जहाँ पे पेन हो रहा है या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे क्या हॉट एप्लीकेशंस, यानी कि गर्म वस्तुएं या गर्म पानी वानी लगाना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट हमारा ईट अ डाइट विथ एडुकेट कैल्शियम, और कैल्शियम की चीज़ें को ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे क्या ना पेन या फिर जो क्रैम्प्स व्रैम्प्स होते हैं वो नहीं होंगे। देन अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और किसका क्या मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन क्या होती है, ये वेन डेट है बिकम इनलार्ज एंड ट्विस्ट। तो जो वेरिकोज वेन में होती है ना वो वेन इनलार्ज हो जाती है एंड ट्विस्टेड, मतलब यानी कि सिकुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू वीकनेस ऑफ द वेस्कुलर वॉल, और जो वेस्कुलर वॉल होती है ना उनकी वीकनेस से, कमजोर होने की वजह से। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वियरिंग सपोर्ट शूज। तो वेरिकोज वेन से बचने के लिए ना जो सपोर्टिंग शूज होते हैं या फिर ग्लव्स होते हैं या फिर सॉक्स होते हैं उनको पहनना चाहिए, जिसकी वजह से वेन इनलार्ज या ट्विस्टेड नहीं होती हैं। एलिवेटिंग द फील व्हेन सिटिंग। तो बैठने से पहले एक बार अच्छे से पैरों को एलिवेट करना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है लाइंग विद द फीट एंड हिप्स एलिवेट। तो पैरों को अच्छे से एक्सरसाइज लाइंग करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेस्ट है, आराम करना चाहिए। परफॉर्म मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी कि अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी चाहिए वेरिकोज वेन्स बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अवॉइडिंग लेग क्रॉसिंग, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग एंड सिटिंग कंस्ट्रक्टिंग क्लोथ, यानी कि ज़्यादा समय तक नहीं भागना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, या फिर लॉन्ग टाइम तक खड़ा नहीं रहना चाहिए, बैठा नहीं रहना चाहिए। और कब, जब आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हों।
और नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओबेसिटी। तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो अवॉइड करनी चाहिए मोटापा को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें हेमोरॉइड की प्रॉब्लम यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पाइल्स क्या होता है? ये स्वेलन वेन इन ग्रुप ऑफ वेन इन द एनस। तो जो एनस में वेन्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती है और वहाँ से ब्लड आने लगता है, तो इन्हें हम पाइल्स या फिर हेमोरॉइड कहते हैं। देन हम पढ़ेंगे हेमोरॉइड के मैनेजमेंट के बारे में। तो हेमोरॉइड से कैसे बचा जा सकता है या फिर उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सोकिंग ए वुमेन सिट बाथ, यानी कि वुमेन होते हैं या फिर मेंस होते हैं जिनको पाइल्स हो रही है उन्हें गर्म पानी में बिठाना चाहिए। या फिर सेकंड पॉइंट हमारा सिटिंग ऑन अ सॉफ्ट पिलो, उन्हें एक सॉफ्ट पिलो यानी कि मुलायम जगहों पर बिठाना चाहिए, ज़्यादा हार्ड जगहों पे नहीं बिठाना चाहिए, जिससे क्या होता है जो वेन होती हैं उन पर प्रेशर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग हाई फाइबर फूड एंड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हाई फाइबर के फूड को खाना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के बचने से क्या होता है ना, जो फ्रेश होने जाते हैं यानी कि स्टूल पास होने में दिक्कत नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होती है ना, जो वेन्स होती हैं या जहाँ पे पाइल्स हो जाता है या एनस की जो रीजन हो जाता है वो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, यानी कि चलने की ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाइंग ऑइंटमेंट ड्रग टेकन इफ़ नीडेड, यानी कि जो ऑइंटमेंट होते हैं दवाई होती है उनको लगाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे मेडिसिन भी लेनी चाहिए। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे या फेंटिंग। तो द वुमेन प्रेजेंट विद डिजनेस और लाइट हेडेस। तो फेंटिंग क्या होती है? जो वुमेन होती है उन्हें क्या होता है ना, हल्की सी डिजनेस होने लगती है और हल्का हल्का सर दर्द बना रहता है, तो उसे हम फेंटिंग बोलते हैं। अदर कॉज में भी डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, प्रोलैंग्ड स्टैंडिंग अपराइट सडनली। तो इसके अन्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है यानी कि अचानक से शुगर का कम हो जाना, और प्रोलैंग्ड स्टैंडिंग अपराइट सडनली यानी कि अचानक से लंबे समय तक खड़े रहना, ये भी इनकी वजह से कारण हो सकता है। देन हम पढ़ेंगे फेंटिंग का मैनेजमेंट। तो सिटिंग विद द फीट एलिवेट, यानी कि जो पैर को एलिवेट करके बैठ जाना चाहिए। एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी कि ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए। चेंजिंग द पोजीशन टू द लेफ्ट लेटरल रिकम्बेट टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो पोजीशन है उसको लेफ्ट लेटरल में रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि यूट्रस का प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें कि एंकल एडिमा। एंकल एडिमा क्या होता है? जो पैरों में ना सूजन आ जाती है, यानी कि जो एंकल्स होते हैं ना वहाँ पे सूजन या स्वेलिंग हो जाती है, उसको एंकल एडिमा बोलते हैं। तो ड्यू टू द वेट ऑफ एडिशन ऑफ प्रीक्लम्सिया, तो जो प्रीक्लम्सिया की वजह से वेट बढ़ जाता है उसके कारण। जनरलाइज्ड एडिमा ऑलवेज सीरियस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, तो जो नॉर्मल एडिमा होता है वो हमेशा सीरियस होता है, उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। देन हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, यानी कि एंकल एडिमा के लिए क्या मैनेजमेंट होता है। एडिमा सबसाइड ऑन रेस्ट विथ स्लाइट एलिवेशन ऑफ द लिम्स, यानी कि जो एडिमा होता है ना वो जो स्लाइट एलिवेशन होता है कि पैर जहाँ से मुड़ते हैं वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि नीचे पैरों के पास में हो जाना, नी जॉइंट पे हो जाना या फिर थाई पे हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें मेंटेन गुड पोजिशन, यानी कि जो पोजिशन होता है उसे मेंटेन करना चाहिए, यानी कि कहीं पे भी उल्टे सीधे नहीं पड़ना चाहिए, अच्छे से खड़ा रहना चाहिए। तो ये अपने पोजिशन को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टिगेट एक्सेसिव साल्ट इंटेक, यानी कि ज़्यादा नमक की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, यानी कि ज़्यादा समय तक बैठे रहना या लंबे समय तक खड़े रहना के कारण भी एडिमा होता है, तो इससे बचना चाहिए। देन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट पॉइंट जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी डिसऑर्डर होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारे, ब्रीथलेसनेस हो सकता है, यानी कि अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन एलर्जिक प्रॉब्लम, तो जो क्या होता है ना, जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल के बढ़ने के कारण एलर्जी रिएक्शन हो सकती है, 12 वीक के बाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो सबसे पहला हमारा इंसोमीनिया। इंसोमीनिया क्या होता है कि नींद नहीं आना या फिर नींद का कम आना। डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द फीटल मूवमेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, सम एंग्जाइटी एंड फियर।
तो इंसोम्निया में क्या होता है, जो फीटल मूवमेंट के कारण क्या है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है और बार बार यूरिन आने की वजह से एंजाइटी या फिर डर लगने लगता है, जैसे कि लेट प्रेगनेंसी। तो अब पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम यानी कि इंसोम्निया का मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून यानी कि दिन के समय आराम करना चाहिए। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वार्म मिल्क एट द बेड टाइम यानी कि सोने से पहले जो गर्म दूध 1 गिलास पीना चाहिए। नेक्स्ट है टक ए पिलो अंडर द अब्डोमेन व्हेन लाइंग इन लेटरल पोजीशन यानी कि जब लेटरल पोजीशन में आराम कर रहे हैं ना, तो पैरों के बीच में एक पिलो लगा लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, टॉक अबाउट हर फियर एंड एंजाइटी सो ही कैन हैव अ सेंस ऑफ नॉर्मलिटी एंड लाइफ यानी कि जो वुमेन होती है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे जिस चीज़ से डर लग रहा है और जिस चीज़ से एंजाइटी हो रही है उस चीज़ के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जो एंजाइटी होती है या जो फियर होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम के अगला टॉपिक में या फिर अगले डिसऑर्डर में क्या आता है, हेडेक यानी कि हेडेक भी प्रेगनेंसी के टाइम पे बना रहता है। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन एंड यूजुअली ड्यू टू टेंशन, तो जो होता है ना वो टेंशन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सीवियर प्रेसिडेंट हेडेक ड्यू टू द प्री एक्लेम्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा अगर सीवियर हेडेक हो रहा है तो ये प्री एक्लेम्सिया को इंडिकेट करता है। देन अब हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में हेडेक के। तो चेंजिंग पोजीशन स्लोली यानी कि जो पोजीशन है ना उनको धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। रेगुलरली चेक ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी को रेगुलर चेक करना चाहिए, बीपी तो नहीं बढ़ रहा जिसकी वजह से हेडेक हो रहा हो। नेक्स्ट ईटिंग स्मॉल स्नैक यानी कि थोड़े स्नैक्स को खाना चाहिए। एंड यूज पीसीएम ओनली प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन यानी कि जो पैरासीटामोल टेबलेट है उसका यूज़ तब करना चाहिए जब उसको किसी डॉक्टर ने या फिर किसी गायनोकोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब करे हो, अपनी मर्जी से नहीं खानी चाहिए। देन अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसी में जेनेटो यूरिनरी सिस्टम यानी कि जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं और क्या इनका मैनेजमेंट होता है। तो इसमें सबसे पहला लिकोरिया क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज। इट इज ए वाइट और येलोइश म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना। तो ये क्या होता है, वजाइना से वाइट या फिर येलोइश पीले कलर का डिस्चार्ज होता है जिसे ल्यूकेरिया कहते हैं। तो हम इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर क्लीनिंग हाइजीन यानी कि जो हाइजीन है ना उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। वियर कॉटन अंडरवियर जो कॉटन की अंडरवियर होती है ना उनको पहनना चाहिए। टू क्लीन द वल्वा एट लीस्ट वंस अ डे विथ सोप एंड वाटर एंड डे टू डे थ्रोली जो इनकी जो वल्वा होते हैं ना वजाइना के पार्ट होते हैं उन्हें अच्छे से पानी से या फिर सोप से क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में यूरिनरी सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो यूरिनरी फ्रिक्वेंसी एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इन मल्टीपेरस आर कॉमन असेंशली इन एडवांस प्रेगनेंसी यानी कि यूरिनरी फ्रिक्वेंसी या फिर स्ट्रेस ये क्या होते हैं ना कॉमन होते हैं जो एडवांस प्रेगनेंसी होती है ना यानी कि प्रेगनेंसी दूसरी बार या तीसरी बार है उनमें। देन सेकंड पॉइंट है ड्यू टू द इंक्रीज्ड अल्ट्रा अब्डोमिनल प्रेशर एंड रिड्यूस ब्लैडर कैपेसिटी यानी कि जो अब्डोमिनल का प्रेशर बढ़ने की यानी कि जो यूट्रस होता है उसका साइज बढ़ने के कारण जो ब्लैडर होता है ना उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है जिससे यूरिनरी सिम्टम होता है। देन थर्ड पॉइंट इसमें सस्पेक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज इफ द साइडूरिया एंड हिमोचूरिया इज प्रेजेंट। जो साइडूरिया होता है या फिर हिमोचूरिया होता है जैसे कि यूरिन में ब्लड आना, अगर ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है ना तो यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में डिसीज़ के बारे में कोई चीज़ को इंडिकेट करता है, तो इस चीज़ को आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि स्किन के सिस्टम होते हैं ना उसमें क्या क्या दिक्कत आती है और उसका क्या क्या मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले हमारा इसमें स्किन ही है। तो स्कारिंग ऑफ द स्किन ऑफ अब्डोमिनल एरिया इज कॉल्ड प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स और स्ट्रेक ग्रेविडम यानी कि जो स्कार्स होते हैं अब्डोमिनल पे, जो अब्डोमिनल एरिया पे स्कार्स बन जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें ग्रेविडम कहते हैं। देन नेक्स्ट है डार्क वर्टिकल लाइन डेट अपीयर फ्रॉम द नेवल टू पेलिस इज कॉल्ड लाइनिया निजेरा यानी कि जो वर्टिकल लाइन बन जाती है ना अब्डोमिनल पे ब्लैक कलर की उसे लीनिया निग्रा कहते हैं। देन क्लोजमा और मास ऑफ प्रेगनेंसी, क्लोजमा और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी तो इसका क्या मीन्स होता है, मीन्स
ब्राउन पैच ऑफ पिगमेंटेशन ऑन फोर्स, हेड, चीक या फिर नेक, यानी कि जो गाल्स होते हैं, हेड होते हैं या फिर चीक्स पे ना ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन या पैचेस बन जाते हैं जिन्हें क्लोज्मा या फिर मास्को प्रेगनेंसी कहते हैं। देन हम पढ़ेंगे इंट्रूमेंट्री सिस्टम के मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि जो डिसऑर्डर होते हैं उनका क्या क्या मैनेजमेंट होता है। तो टेक एंटीहिस्टामिन इफ़ नीडेड, जो एंटीहिस्टामिन टैबलेट होती है ना उनको यूज़ करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। वॉशिंग विथ माइल्ड सोप एंड कॉटन अंडरवियर माइट हेल्प टू लेस द इरिटेशन, जो कॉटन की अंडरवियर होती है ना उनसे या फिर साबुन से वॉश करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो इरिटेशन हो रही है यानी कि जो एलर्जी हो रही है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ हो गई ना हमारे माइनर डिसऑर्डर। देन अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीनेटल केयर, यानी कि एंटीनेटल केयर क्या होती है। तो प्लान्ड एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द वुमेन फ्रॉम कंसीव टू द बर्थ, यानी कि जो बच्चे को कंसीव से लेकर जब तक उसकी बर्थ नहीं हो जाती उस बीच में उसका देख रेख करना, उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। उस पूरे के पूरे 9 महीने के पीरियड में वुमेन की यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो देख रेख करते हैं, जो देखभाल होती है उसको हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। देन हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है, उसको पढ़ेंगे हम। एंटीनेटल केयर रेफर टू द केयर डेट गिव इन एन एक्सेप्टेड मदर फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन इज कन्फर्म अंटिल द बिगनिंग ऑफ लेबर, यानी कि यह वह केयर होती है जो जब दी जाती है जब उसकी यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब तक वह जन्म नहीं ले लेती, यानी कि कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उस पूरे पीरियड को हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। गोल ऑफ एंटीनेटल केयर, यानी कि एंटीनेटल केयर होती है ना उनके क्या उद्देश्य या क्या क्या गोल होते हैं। सबसे पहला हमारा टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स, यानी कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर होती है को कम करने के लिए और जन्म दर को बढ़ाने के लिए भी एंटीनेटल केयर को उपयोग किया जाता है। दैन सेकंड पॉइंट हमारा इसमें टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है यार जो न्यूबॉर्न चिल्ड्रन होता है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है एंटीनेटल केयर। देन थर्ड पॉइंट है टू द प्रिवेंट आइडेंटिफाई एंड मैटरनल एंड फीटल अबनॉर्मलिटी डेट कैन इफेक्ट प्रेगनेंसी आउटकम, यानी कि जो फीटल अबनॉर्मलिटी होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी या फिर वो बाहर नहीं आए बच्चे में, इसलिए भी एंटीनेटल केयर आवश्यक होती है। देन लास्ट पॉइंट हमारा टू डिक्रीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ केयर ऑफ मदर, यानी कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की वजह से मदर की केयर नहीं हो पाती उनको कम करने के लिए। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ एएनसी, यानी कि एएनसी होती है ना उनका क्या शेड्यूल होता है, यानी कि कब कब चेकअप कराना चाहिए। तो सबसे पहला चेकअप एवरी 4 वीक अप टू 28 गेस्टेशन, यानी कि हर 4 वीक बाद यानी कि 4 सप्ताह बाद चेकअप कराना चाहिए। कब तक? 28 सप्ताह तक, यानी कि 28 वीक तक हर महीने पे चेकअप कराना चाहिए। देन एवरी 2 वीक अंटिल 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 28 सप्ताह के बाद जो 28 वीक कंप्लीट है उसके बाद हर 15 दिन बाद चेकअप कराना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है विजिट ईच वीक अंटिल डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी से पहले हर एक सप्ताह में चेकअप कराना चाहिए 36 वीक के बाद। देन नेक्स्ट पॉइंट है मोर फ्रिक्वेंट विजिट मे बी रिक्वायर्ड इफ़ देयर आर अबनॉर्मलिटी एंड कॉम्प्लिकेशन और इफ़ डेंजर साइन अराइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उनकी तुरंत विजिट करना चाहिए जैसे कि आपको पता लग रहा है कि फीटस में कोई अबनॉर्मलिटी है प्रेगनेंसी के समय या कोई बहुत सारे डेंजर साइंस शो हो रहे हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ एडवाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय कौन कौन सी हेल्थ एडवाइस देनी चाहिए या फिर उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा हाइजीन, यानी कि हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है ब्रेस्ट केयर, यानी ब्रेस्ट की अच्छे से केयर करनी चाहिए। देन थर्ड है स्लीप, यानी कि प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है डेंटल केयर, यानी कि जो डेंटल होते हैं दांत उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। देन 5 पॉइंट है हमारा ड्रेसिंग, यानी कि ड्रेसिंग सेंस का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देन ट्रैवल एंड एक्सरसाइज, यानी कि ट्रैवल
कम करनी चाहिए, बट ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए। देन लास्ट पॉइंट हमारा एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय कौन कौन से साइन होते हैं जो कि डेंजर माने जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा वजाइनल ब्लीडिंग इंक्लूडिंग स्पॉटिंग, यानी कि जो वजाइना से ब्लीडिंग का होना स्पॉटिंग के साथ। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा परसिस्टेंट अबनॉर्मल ईकल पेन, यानी कि जो पेन है ना वो अबनॉर्मल हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सीवियर एंड persistent वॉमिटिंग, यानी कि जो वॉमिटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर है और कंटिन्यू है। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सडन गस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वजाइना, यानी कि जो वजाइना से ना वो फ्लूइड का अचानक से बाहर आना। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट, यानी कि जो फीटल मूवमेंट होते हैं ना उनका एब्सेंस होना, यानी कि या फिर कम होना धीरे धीरे। देन नेक्स्ट पॉइंट है सीवियर हेडेक, यानी कि बहुत ज़्यादा सर दर्द होना। देन नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एडेमा ऑफ हैंड्स फेस लेग्स एंड फीट, यानी कि जो एडेमा होता है वो कॉमनली एंकल्स पे होता है। अगर इसके अलावा जिसके हैंड्स पे हो रहा है, फेस पे हो रहा है या फिर लेग्स पे हो रहा है तो इस चीज़ को हम डेंजर साइन मानते हैं। देन इसके बाद हम फीवर अबाउट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो फीवर है ना वो 100 डिग्री से ऊपर या फिर 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिजीनेस ब्लड विजन, यानी कि डबल, यानी कि डिजीनेस हो रही है, ब्लड विजन हो रहा है, यानी कि धुंधला धुंधला दिख रहा है या फिर चीज़ें डबल दिख रही हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी का डेंजर साइन होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट हमारा पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि जो यूरिन के समय पेन हो रहा है या फिर ये यूरिन पेन के साथ हो रही है, तो ये सारे हमारे डेंजर साइन होते हैं प्रेगनेंसी के। तो आज की वीडियो में हमने डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर और माइनर डिसऑर्डर प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें पढ़ी। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।